गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। जम्मो संगवारी मल्ला सीरीज ऑफ एजुकेशन के तरफ ले विमल सर के तरफ ले सुप्रभात संगवारी हो। अभी तक हमन बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में फर्स्ट यूनिट को देख लिया है। प्ले लिस्ट में हमने फर्स्ट यूनिट को डाल दिया है, आप जाकर देख सकेंगे। ठीक है, आज की सेशन में, आज की क्लास में हम सेकेंड यूनिट पर चर्चा करेंगे, इकाई 2 पर चर्चा करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इकाई 2 है बाल विकास में विकास के पहलू। ठीक है, तो आज के वीडियो में विकास के पहलू पर चर्चा करेंगे। जल्दी से जुड़ जाओ साथियों, ताकि आज की जो क्लास है हम शुरू कर सकें, आज का सेशन है हम शुरू कर सकें। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए एक एक करके सभी साथी तो जुड़ते जाएंगे, हम आज की जो सेशन है शुरू करेंगे। देखिए इकाई 2 जिसमें विकास के पहलू देखने वाले हैं, इसमें शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण, समन्वय के बारे में देखेंगे, संवेगात्मक नैतिक विकास के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ सिद्धांत देखेंगे, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई और वृद्धि, शारीरिक बनावट, नियंत्रण इत्यादि के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। साथियों ये 2 यूनिट है, इसमें इतनी ही टॉपिक 2 यूनिट में शिक्षक भर्ती में है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए हम सामान्य रूप से समझें विकास के पहलू के बारे में। ठीक है, तो विकास के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो कि सभी व्यक्तियों में एक समान होते हैं। विकास कई कारकों, देखिए विकास की हम बात कर रहे हैं तो विकास के एक निश्चित सिद्धांत होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों में होते हैं, चाहे वह विकास का निरंतरता का सिद्धांत बोल ले, अर्थात विकास सभी का होगा, निरंतर विकास होते रहता है। मान लीजिए 2 जन लड़का है आप मन के, है ना, राम है और श्याम है, राम के विकास हो ही, श्याम के विकास नहीं होए, इतना तो हो ही नहीं सके भाई। विकास निरंतर हुई और विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो विकास निरंतर होंगी। विकास को कई कारक प्रभावित भी करता है। ठीक है, अब बात करें हम विकास को, तो इनको 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं इनके कारकों को। ठीक है, क्या क्या? एक तो आनुवांशिकता और वातावरण या परिवेश, जिसके बारे में हमने इकाई 1 में साथियों विस्तार से आप सभी को बता दिया है। ठीक है, आनुवांशिकता और वातावरण क्या होता है हमने इकाई 1 में आप सभी साथियों को बता दिया है, आप जाके देख पाएंगे। देखिए शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास। बात करें हम सबसे शुरू पॉइंट की, शारीरिक विकास। नाम से स्पष्ट है, शारीरिक अर्थात जो शरीर है। ठीक है, चाहे हाथ की ले ले, पैर की ले ले, सिर की ले ले, तो इन तमाम जो बॉडीज है, शरीर के जो पार्ट हैं, उनका विकास। अब कैसे होंगे? देखो विकास क्रमिक और प्रगतिशील, सभी जानते हैं विकास एक निश्चित क्रम में चलता है और प्रगतिशील होता है। ठीक है, विकास की दिशा भी होती है, चाहे शारीरिक विकास की बात करें, क्रियात्मक विकास की बात करें, तो विकास 2 दिशाओं में होता है। साथियों इसको आप याद रखें, जो विकास है शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। अब ये जो 2 दिशा है क्या क्या हो सकते हैं? देखिए इसमें एक दिशा है सिर से पैर की दिशा। ये लगातार आपका टीटी के एग्जाम में आ चुका है साथियों। विकास की दिशा के सिद्धांत में सिर से पैर की ओर होता है एक सिद्धांत, जो लगातार सीजीटेट की परीक्षा में पूछा गया है और शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकास सिर के पैर की दिशा में होता है ना। दूसरे शब्दों में संरचना और प्रकारों के सुधार में सर्वप्रथम देखिए सिर वाले हिस्से में होते हैं। इसमें सिर से पैर कैसे? सबसे पहले सिर वाला हिस्सा, उसके बाद धड़ या सुधार होता है, फिर टांगों वाले क्षेत्र में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से क्या है उसका
विकास होता है। ठीक है, अर्थात सिर से पैर की ओर होता है। अब पूरी गर्भावस्था में अन्य अंगों की अपेक्षा सिर की वृद्धि सबसे अधिक होती है। सबसे ज्यादा विकास की हम बात करें साथियों तो सिर का विकास पहले होता है। इसलिए क्या है, क्रियात्मक विकास जो है सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है ना, यह प्रश्न बार बार आ चुका है, इसलिए बिल्कुल आप इसको याद रखें। अब शरीर के केंद्रीय अक्ष शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दूसरी दिशा है। देखिए, पहले दिशा हमने क्या बताया, सिर से पैर की दिशा में या सिर से पैर की ओर। अब दूसरी दिशा क्या है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, एक तो सिर से पैर की ओर है ना, सिर से पैर पहला बिंदु, और दूसरा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ये है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के विकास हैं जो कि शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। इनको आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में साथियों हमारा आता है, देखिए, क्रियात्मक कौशल। ये क्रियात्मक कौशल क्या होता है तो किसी भी कार्य को करने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है क्रियात्मक कौशल कहलाता है। भाई, किसी कार्य को हमको करना है, कुछ भी कार्य की हम बात करें, जब तक उस कार्य में आपके पास स्किल नहीं है, कौशल नहीं है, तो आप उस कार्य को क्या बेहतर तरीके से कर पाओगे? नहीं ना। मान लीजिए आप मन एक कुहार घर में पैदा होए हो, जन्म ले हो, आप मन ला मटका बनाना है, काची कुचिया बनाना है, दिया बनाना है ना भाई। लेकिन आप मन के पास में वो कौशल नहीं है, वो बूता ला नहीं सीखे है, तो काय बनाया सक जा नहीं। तो जब तक आप उस स्किल में उस स्किल को आप सीखोगे नहीं, तब तक वो चीजें बेहतर तरीके से नहीं आती। अब ये जो कौशल है क्रियात्मक कौशल, दो प्रकार के होंगे। एक है स्थूल क्रियात्मक कौशल और दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखेंगे, अच्छे से पढ़ें। अब ये दो क्रियात्मक कौशल देखिए, स्थूल क्रियात्मक कौशल पहला क्या होता है, तो देखिए, स्थूल मतलब जो बड़ी चीजें है ना, स्थूल मतलब बड़े बड़े काम। अब बड़े बड़े काम जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना, जब ये सभी काम हम करते हैं तो वही स्थूल क्रियात्मक कौशल कहलाता है। भाई, लइका चला थे, छोटे मोटे बात है जी, आप मन कतका कुलकुल्ला हो जाता जब आपके छोट कुन लइका गोंगैया करत रहते धीरे धीरे बाढ़ के, जब वह चलना सीखते है ना भाई, जब वह चलना सीखते धीरे धीरे बाढ़े के बाद, तो आप मन ला कतका अच्छा महसूस होते ना। छोटी मोटी बात नो है चलना सीखना, दौड़ना सीखना, कूदना सीखना, पैरों से प्रहार करना, ये सब बड़े बड़े क्रियात्मक कौशल है। इसलिए ये सभी चीजें स्थूल क्रियात्मक कौशल में आता है। क्लियर है। उसके बाद है साथियों सूक्ष्म। अब नाम से स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा है ना, अर्थात जो छोटी छोटी काम हम करें, एकदम छोटा के साथ पर ये नहीं कि एकदम बारीक, छोटा छोटा कार्य। तो कैसे, इसके अंतर्गत हाथों और उंगलियों की क्रियाएं आते हैं, उन्हीं से सीखते हैं, हाथ के उंगलियों का उपयोग करके। जैसे एक 3 साल का जो बच्चा है चीजें अच्छे से उठा सकता है अपने हाथों से, 4 साल का जो बच्चा है रंगीन पेंसिल पकड़ सकता है, और 5 साल का जो बच्चा है चित्रों की चीजों को भी पहचान कर सकता है कि यह घोड़ा है, यह गाड़ी है, यह गधा है, यह ट्रैक्टर है, यह फरफटी है ना भाई। 5 साल के लड़का सब चीज के पहचान कर डालते, तो यही क्या है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्रियात्मक कौशल के 2 प्रकार हैं। डायरेक्ट देखिए प्रश्न यहां कैसे बना था, अब उसको देखो। स्थूल क्रियात्मक कौशल, अब देखो ऑप्शन में दिया था चलना, दौड़ना, कूदना,
ठीक है, और उंगली के माध्यम से कार्य करना। अब आपको बताना है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कौन है, तो भाई उंगली के माध्यम से काम हो रहा है सूक्ष्म में, और ये तीनों चीजें ऑप्शन में डाल दिया मतलब वो नहीं है ना। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसे ही बना हुआ है, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं साथियों। उसके बाद में आता है संवेगात्मक विकास, संवेग। अब ये संवेग का विकास कैसे होगा, ठीक है। इसके पहले देखिए, ये जो अवस्था आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले एक नवजात शिशु के रूप में बालक जन्म लेता है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद वह प्रारंभिक बाल्यावस्था की स्टेज से गुजरेगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर वयस्क होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एक निश्चित क्रम होती है साथियों, है ना। अब देखो, नवजात शिशु जो अवस्था है, पहली अवस्था, ये क्या है, तो नवजात जो शिशु है, तो नवजात शिशु मतलब जो तुरंत जन्म लिया है ना भाई, ये है नवजात शिशु। अब नवजात शिशु में क्या क्या चीजें आती है, देखिए एक चीज है, यहां से इसको आप याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राथमिक संवेग में क्या क्या आता है, ये जो प्राथमिक संवेग है, लिख लो अगर आपको लिखना हो तो। प्राथमिक संवेग में क्या क्या आएंगे, देखो यहां आश्चर्य, खुशी, रुचि, गुस्सा, दुख, भय आदि, ये सब प्राथमिक संवेग के उदाहरण है, ठीक है। और ये जो प्राथमिक संवेग है साथियों, 6 माह की उम्र में बालकों में दिखने लगता है, ठीक है। जितने भी प्राथमिक संवेग है, चाहे आश्चर्य हो, खुशी हो, रुचि हो, गुस्सा हो, दुख हो, भय हो, जब शिशु 6 महीने के होते तब ओकर माँ आश्चर्य के भाव आ जाते, कई तो चीज देख के अचंभित रहते, हंसे हंसे के चालू कर देखिया, है ना भाई। ओमा रुचि आए लगते, गुस्सा घलाको करते, ओकर खिलौना मतलब छीन ला देखिया गुस्साए बराबर करते हो, है ना। दुखी, डरते भी बहुत से चीज ला देख के होते ना जी। तो ये सब चीज का है देखे बर मिलते। संगवारी हो, प्राथमिक संवेग के उदाहरण है, 6 माह में दिखते, बिल्कुल याद रखिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा है सेल्फ कॉन्शियस या कॉन्शियस संवेग। अब सेल्फ कॉन्शियस संवेग का है, तो इसमें संज्ञान की विशेष तौर पर कॉन्शियसनेस की जरूरत है। इसके अंतर्गत सहानुभूति, ईर्ष्या, शर्मिंदगी आते, ठीक है ना। अब सेल्फ कॉन्शियस जो संवेग है, इसके अंतर्गत सहानुभूति, ईर्ष्या, शर्मिंदगी अर्थात बेइज्जती के जो भाव है ना भाई, लइका माया थे, मतलब अब देखिए आप एक चीज ला गौर करिया, लइका में जब एक भाव है ना, ता बेइज्जती लागे के चालू हो जाती, कुछ कुछ बात में और शर्म आए के लागे चालू हो जाती, है ना। यही सेल्फ कॉन्शियस संवेग आता है। तो ये जो संवेग है 1.5 से 2 साल के बच्चे में दिखने लगता है साथियों, ठीक है ना। 1.5 से 2 साल के जो बालक होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस संवेग अर्थात ईर्ष्या करना, शर्मिंदगी महसूस करना, सहानुभूति के भाव आपको देखना शुरू हो जाता है। देखिए, नवजात शिशु केवल प्रारंभिक संवेग का अनुभव करते हैं। रोना और हंसना 2 ऐसे संवेगात्मक अभिव्यक्तियां हैं जो नवजात शिशु अपने माता पिता के संपर्क बनाए हेतु या बनाते हुए सीखता है ना भाई। रोना और हंसना ये दोनों जो संवेग है, ठीक है। अब ये रोना क्या है, तो रोना भी कई प्रकार के होंगे ना। एक तो देखिए प्राथमिक रोना, गुस्से में रोना, दर्द में रोना। प्राथमिक रोना में बच्चे को भूख लगेगी तब रोता है। गुस्से में कब रोएगा, जब उसे गुस्सा आएगा किसी चीज को लेकर, और दर्द में होगा, है ना, ये सांस रोक ली जाती है, चोट है, कुछ भी वजह हो सकता है, तो उस कारण से वो रो सकता है। अब स्माइल की बात करें, हंसने की बात करें, तो देखिए हंसना भी 2 तरीके से, इसको आप याद रखें, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए
एक तो है रिफ्लेक्टिव स्माइल और दूसरा है सामाजिक मुस्कान। ये हंसना दो प्रकार के। अब ये रिफ्लेक्टिव स्माइल क्या है? वह मुस्कान जो बाह्य उद्दीपन की प्रतिक्रिया में उत्पन्न नहीं होती और जन्म के कुछ महीनों बाद तक दिखती है, अधिकतर नींद के दौरान। देखो मैं इला आप मन ला छत्तीसगढ़ी में बताता हूँ, बहुत ही बेहतर तरीके से समझिए। आप मन के घर में लइका होई नान बुटी जो नावा नावा पैदा हो है, अभिच्चे कुछ महीना हो है। आप मन देखिया संगवारी हो, जब वो सूते रहते ना तो ओकर मुंह में एकदम स्माइल जैसे मुंह कान लग करे रहते, एकदम हंसत है कहूँ लागत रही। सूते रही तब हो लइका मन ला देखिया, सूते रही लइका मन तब हो ऐसे लागी कि वह हंसा थे। इला रिफ्लेक्टिव स्माइल बोलते है ना। अर्थात ओला हंसवाए बर हमन बाहर से गुदगुदवान नहीं हमन अपन आप ला ऐसे करन कार्टून जैसे कि लइका हंसे, बिना हमार प्रयास के वह आँखी कान मुंद के सूते तब होले वह हंसा थे। अपन हल्का से स्माइल ओकर मुंह में सूते सूते देखी, सूते रही लइका तो देखदार है। इसी को क्या है? रिफ्लेक्टिव स्माइल कहते। अर्थात बिना बाहरी कहना चाहिए उद्दीपन के या बिना प्रयास के अगर बालक हंस रहा है सोते समय, यह ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है, अधिकतर नींद के दौरान। तो यही रिफ्लेक्टिव स्माइल कहलाता है। समझ आ रहा है ना। अब दूसरा है सामाजिक मुस्कान। देखो वह मुस्कान जो बाह्य उद्दीपन की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होता है। अब जैसे अब लइका गुदगुदवाबे त और कुछ बात में हंसवाबे त हंसते हो, है ना भाई। तो ये सब जब आप मन हंसवाए बर नया नया तरीका से ओला हंसवाए कोशिश करिए लइका ला, तब हंसी तो वह सामाजिक मुस्काने। और आप मन के बिना हंसवाए सूते सूते नींद में रहिए वो हल्का से हंसत रही ना, वह रिफ्लेक्टिव स्माइल है। तो ये दोनों चीज में अंतर यही है, ये बिल्कुल आप मन समझाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये जो भय है, तो भय बच्चों में सहयोग, बच्चों के संवेग में से ही एक है जो 6 माह की आयु में ही दिखाई देने लगता है और 18 माह की उम्र तक यह उच्च लेवल में पहुंच जाता है ना। तो याद रखोगे सामाजिक संदर्भ में या सामाजिक संदर्भ से जन्मे संवेग, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। संवेगों का नियमन और उनसे उभर जाना ये भी जरूरी नहीं है। अभी देखो यहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था, अभी हमने देखा शिशु अवस्था की बात की, अब हम प्रारंभिक बाल्यावस्था दूसरी बिंदु की बात कर रहे हैं। तो कई बच्चे क्या है, वयस्कों की तरह दिन भर कई संवेग का अनुभव करते हैं, है ना। जो बालक हैं, प्रारंभिक बालक हैं, उनमें भी बहुत सारे जो संवेग है दिखते हैं। कभी गुस्सा करही, कभी हंसी, कभी आश्चर्य हो जाए, कई तरह के संवेग है ना भाई। देखो सेल्फ कॉन्शियस संवेग एक संवेग होता है। तो 2.5 साल की उम्र में सबसे पहले बच्चों में अपने छवि से संबंधित संवेग उत्पन्न होते हैं। देखिए गर्व, शर्म, ग्लानि, यही सेल्फ कॉन्शियस संवेग है। याद रखना सेल्फ कॉन्शियस संवेग कौन सा है, ऑप्शन में आ गया। तो क्या क्या आएगा साथियों, आपका गर्व आएगा, शर्म आएगा और ग्लानि। ये जो 3 संवेग आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सेल्फ कॉन्शियस संवेग के अंतर्गत आता है, जो कि 2.5 साल की उम्र तक आपको दिखाई देता है, या 2.5 साल की उम्र में आपको ये जो तीनों संवेग है सेल्फ कॉन्शियस संवेग दिखाई देता है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बच्चों की भाषा, संवेग और संवेगों की समझ, है ना। तो 2 से 4 साल के बीच बच्चे के जो संवेग को परिभाषित करने के लिए पहले से कई ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज आप याद रखो, एक 4 वर्ष का जो बालक है वह भाषाई दृष्टि से उनका पूर्ण विकास हो जाता है साथियों। ठीक है, आप उनको याद रखेंगे। अब देखिए पूर्व बाल्य अवस्था के बाद में माध्यमिक और बाद की जो बाल्यावस्था है ना। तो अब ये बाद की जो या माध्यमिक बाल्यावस्था है, तो नीचे कुछ माध्यमिक या बाद की बाल्य अवस्था के संवेग में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन, देखिए परिवर्तन है। क्या है, गर्व, शर्म और गर्व जैसी जटिल भावनाओं की बढ़ती हुई समझ। अब जब उच्च बाल्यावस्था में प्रवेश करता है बालक,
तो शर्म और गर्व और बढ़ते जाता है ना, उसको और ज्यादा महसूस होने लगता है। वह यह समझना कि एक स्थिति से ज्यादा भावनाएं भी देखी, अब वह समझने लगता है कि अनेक जब उसके में अनेक समय पल में खुशी हो जाही, पल में दुखी भी हो जाते लड़का मन, है ना भाई। तो अर्थात मन में कई ठो समय अब आना शुरू हो रहा है। नकारात्मक भावनाओं को ठंड बिंदु है, नकारात्मक भावनाओं को दबाने या काबू करने की क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। अर्थात कोई चीज ला छुपा दिस, झूठ बोलिस, ओहू मन काहे शुरू होते लड़का में, है ना। झूठ बोलने, छोटी छोटी बातों को छुपाना भी बालक सीख रहे होते हैं। अपनी भावनाओं को दूसरों या दूसरी ओर मोड़ने के लिए स्वयं सचेत और प्रयास करने की कुशलता। अब अपनी जो भावना है उसको दूसरे के साथ जोड़ने का भी जो प्रयास है, मध्य बाल्यावस्था या बाद की जो बाल्यावस्था है उसमें बालक करना सीखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है उसको भी देख लो। किशोर नाम से स्पष्ट है ना भाई, किशोर हो गए मतलब युवावस्था के उम्र में कदम रखे चालू हो गए। जवान हो थे लड़का बोलता ना, वही जवान है किशोर होना। तो देखो किशोर न केवल तनाव की अवस्था में रहता है, देखो, बल्कि संवेगात्मक उतार चढ़ाव। देखो किशोर संवेगात्मक उतार चढ़ाव कहने से क्या तात्पर्य है, यहाँ पल में गुस्सा हो जाएगा, पल में खुश हो जाएगा। माता पिता एक जवान लड़का को कुछ मत कर दे, कुछ बोल भी देगा ना तो भारी गुस्सा आ जाही, घर ले भाग जाती। काबो कर बस दिमाग है वो टाइम में गरम खून रही थे। किशोरावस्था जो टीन एज बोलते हैं ना, मैं कल भी बताया रहा हूं आप मन ला, टीन एज एक बार बोलते किशोर अवस्था ला। काबर की जो अंग्रेजी की जो 1-2 है ना वो टीन से ही चालू होते। 13 साल के, देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 से 19 साल के जो अवस्था है वही टीनेज है, वही है किशोरावस्था है। और ये उम्र में यही उम्र है जिसमें बालक बिगड़ता है साथियों। इस उम्र में क्या है, अट्रैक्शन के भी गुण मिलेंगे आपको, आकर्षण के गुण आप सभी समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पल में गुस्सा हो जाएगा, पल में दुखी, पल में खुश। ठीक है, किसी की बात को सुनता नहीं है। माता पिता कुछ बोलेंगे, है क्या कुछ सुन ली जाना सो, ऐसे बोल देते हैं। चुप रहते हैं, ऐसे बोलते हैं बालक, है ना। तो क्या है, उन बालकों में ये जो संवेग है पल पल में बदलते रहता है। तुलनात्मक रूप से लड़कियां किशोरावस्था में डिप्रेशन के अधिक, देखो किशोर जो लड़कियां है ना सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार होती है। क्यों होती है, इस उम्र में एक तो उनमें कई सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं जब किशोर हो जाती है लड़की, टीनेज में 13-14 साल की उम्र में होती है। एक तो ये भी डिप्रेशन की वजह बनता है। दूसरी ओर क्या है, इस उम्र में देखो आप मन सबो देखे हुए संगवारी हो, जब लड़का मन 9वीं 10वीं पढ़े के चालू करते ना, बहन मन ओ मन ला बूता काम थोड़ थोड़ करवाए के चालू कर देते। भाई पढ़े लिखे की उम्र है, आजकल के लड़का मन बड़ होशियार रहते, 6 महीना में काम बूता सीख जाते। लेकिन कई जन घर के दादा मन ओ 5वीं 6वीं पढ़ा तब ले रंधवा थे, कुटवा थे, ओकरो भविष्य देखा, ओहू कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते, है ना भाई। क्या बच्चियां सिर्फ चूल्हा चौकी करने के लिए हैं, ऐसा कतई नहीं है। तो बिल्कुल आप, यही तो छोटी छोटी वजहें हैं जो बहन बेटियों को डिप्रेशन की ओर ले जाती है। यही क्या है, डिप्रेशन की शिकार यही सब वजह है जिसकी वजह से होते हैं। तो बिल्कुल आप भी समझे साथियों, आप भी एक शिक्षक बनने वाले हैं। जब भी आप शिक्षक बने, कभी भी लड़का या लड़की में भेदभाव ना करें। लैंगिक रूढ़िवादिता के जो गुण है कभी भी आप में नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्त्रियोचित पुरुषोचित के जो गुण है, आप एक शिक्षक हैं तो आप पे कतई ना आए। समान रूप से सभी को आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो कि निकल कर आती है। कहा जा सकता है कि हार्मोन्स परिवर्तन भी इसी उम्र में होता है। यही एक वजह भी होता है जिससे कि उनकी जो मनोदशा है पल पल में बदलती रहती है, उनका दिमाग पल पल में बदलते रहता है। अब आते हैं नैतिक विकास की ओर।
अब यहाँ नैतिक विकास की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आखिर हमको समझना है कि नैतिक विकास जो होता क्या है ना। नैतिक विकास आखिर होता क्या है। देखो, हमारी सोच, व्यवहार और भावनाओं में सही या गलत का बदलाव ही नैतिक विकास में अंतर लाता है। देखिए, क्या सही है क्या गलत है, ये चीजें यदि किसी बालक को समझ में आ गया तो समझ जाइए कि उसमें नैतिक गुण आ गया, नैतिक गुणों का विकास हो गया, है ना। मैं जे काम ला करा था, जैसे भाई मैं चोरी करा था, अगर यह गलत है, लइका जानदारी समझ जावा, ओकर में नैतिक गुण आए लागिस, नैतिक विकास होते। काय चीज सही है काय चीज गलत है, अगर एकर ओला एहसास होते तो ओकर में नैतिक गुण विकसित होते। बस हम यही चीज से अंदाजा लगा सकते हैं संगवारी हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, उनमें नैतिक विकास की भी हम पहचान करते हैं। अब नैतिक सोच क्या है, एक और शब्द आता है, तो क्या सही है और क्या गलत है। भाई ये तो बालक सोच रहा है ना, अगर वो सोच सकता है वही नैतिक सोच है। और नैतिक सोच अर्थात सही सोचना, कभी भी निगेटिव थिंक आ रहा है वो नैतिक सोच थोड़ी होगा जी। अब जब ये चीजें निकल कर आती है तो इसमें लॉरेंज कोहल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत आता है ना। अब लॉरेंज, इसी नैतिक सिद्धांत में लॉरेंज कोहल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत आता है, पियाजे के भी सिद्धांत आते हैं। तो लेकिन ये जो पियाजे का सिद्धांत है वो क्या है, पियाजे के भी नैतिकता के सिद्धांत है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के भी सिद्धांत है ना। तो ये दोनों सिद्धांत है। आप देखो पियाजे के सिद्धांत कहता क्या है उसको आप देख लो। तो 4 से 12 साल के जो बच्चे हैं बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता अपनाते हैं। ठीक है, 4 से जो 12 साल के बालक है बाहरी सत्ता पर आधारित, अर्थात वो स्वयं नहीं सोचते, है ना भाई। बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से सही और गलत की जो है पहचान करते हैं। यही क्या है, बाहरी सत्ता पर आधारित, जो कि 4 से 12 साल के बच्चे में ये देखने से पता चलता है। अब 7 से 10 साल, इसमें देखिए 4 से 7 साल, 4 से 7 साल के जो बालक है वे क्या है, नैतिकता दिखाते हैं बाहरी सत्ता पर, अर्थात क्या सही है क्या गलत है स्वयं निर्णय नहीं लेता, बाहर के चीजों को देखकर सीखता है ना। अब 7 से 10 साल के जो उम्र के बालक हैं उसमें नैतिक चिंतन शुरू हो रहा है ना। नैतिक चिंतन की पहली और दूसरी अवस्था है, तो इस बीच में मिली जुली स्थिति में रहते हैं बालक। ठीक है ना, नैतिक चिंतन करना शुरू करता है। अब 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं ऑटोनोमस होते हैं, स्वायत्तता पर आधारित, अर्थात स्वयं जो है चिंतन कर सकते हैं, स्वयं क्या सही है क्या गलत है उनकी जो पहचान है वो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो ये तो रहा पियाजे का। अब कोहल वर्ग के सिद्धांत कहता क्या है उसको भी आप देखो, है ना। तो कोहल वर्ग के नैतिकता का सिद्धांत क्या है, पियाजे की तरह कोहल वर्ग ने भी पाया कि नैतिकता भी विकास के कुछ अवस्थाओं में होता है या अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो कोहल वर्ग ने भी नैतिकता की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। अब क्या क्या है अब इनकी जो अवस्थाएं हैं साथियों, तो देखिए एक तो है रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन, रूढ़िगत चिंतन। अब देखो यहां रूढ़ि पूर्व अवस्था, रूढ़ि पूर्व अर्थात पहले, है ना। तो इसमें 2 चीजें हैं, बाहरी सत्ता पर आधारित और बाल केंद्रित, एक दूसरे का हित। देखिए बाहरी सत्ता, अब बाहरी सत्ता क्या है, क्या सही है क्या गलत है, ये चीजें बालक स्वयं निर्णय नहीं ले पाता, दूसरों को देख करके वो क्या है निर्णय लेता है। तो यही बाहरी सत्ता पर आधारित होगा। ठीक है ना। व्यक्ति केंद्रित, स्वयं का हित साधने पर आधारित। देखो स्वयं का हित अर्थात
वो अपना हित को पहले देखता हो, है ना भाई। अपना क्या सही है क्या गलत है स्वयं से जोड़कर जब बालक देखता है तो क्या है, व्यक्ति केंद्रित या एक दूसरे का हित। देखो, मैं यदि तोर लिए अच्छा कर हूं तो तहु मोर लिए अच्छा कर। अगर मैं हाँ तोर बर एक काम करत था तो तहु मोर बर एक काम कर, ये है। ठीक है, ये चरण 2 यही आता है जो नैतिक चिंतन पर आधारित। अब रूढ़िगत चिंतन होता क्या है साथियों, देखिए यह कोहल वर्ग के सिद्धांतों की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में लोग पूर्व आधारित सोच से चीजों को देखते हैं। कैसे, तो अक्सर बच्चों का जो व्यवहार है माँ बाप या किसी दूसरे बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियम पर आधारित होता है। देखो, बालक जान रहा है उसके घर में कुछ नियम है, कायदे हैं, और उसी नियम के आधार पर जो बालक है चलना पसंद करता है ना भाई। अब जान रहे हो भाई, मोर घर में मांस मछली खाना मना है, ये नियम है कि हमारे घर में मांस मछली नहीं खाना है। वो लइका खही काजी भाई, वो तो घर के बनाए नियम में चली ना। अब हमार दई दादा मांस मछली नहीं खाते तो हमू मांस मछली नहीं खान। तो इस तरह से क्या है, जो नियम है माता पिता के द्वारा या अपन के बड़े से द्वारा जो नियम बने होते हैं उन पर आधारित होते हैं। ठीक है ना। तीसरा चरण देखो, अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। अब अच्छा आपसी व्यवहार तो देखिए, कोहल वर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था है। तो इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरे पर ख्याल, देखो इसमें विश्वास करना, दूसरों का ख्याल करना, ये तमाम चीजें आती है। ठीक है, तो इन सिद्धांतों को भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी यूनिट कंप्लीट होगा ना साथियों, तो हम इन सिद्धांतों को बिल्कुल विस्तार से एक बार और चर्चा करेंगे डिटेल्स के साथ। यूनिट में हम ज्यादा डिटेल्स नहीं जा पा रहे हैं, हम इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। एक सिद्धांत का जो वीडियो रहेगा हम कोशिश करेंगे मैराथन लाएं ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो सकें। ठीक है, अगर हम मैराथन नहीं लाएंगे, एक एक सिद्धांत का वीडियो लाएंगे, लंबा टॉपिक चलेगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा साथियों, बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझेंगे, देखना। क्योंकि हम जो समझाएंगे आपकी लैंग्वेज में समझाएंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा में समझाएंगे, आपके घर के उदाहरण लेंगे, आपके पड़ोस के उदाहरण लेंगे, आपको सिखाएंगे जरूर, आपको समझाएंगे जरूर। ठीक है, अगले बिंदु देखिए, परिवार और नैतिक विकास कैसे। तो विकासवादी व्यक्तियों का मानना है कि दोस्तों के साथ इंडक्टिव डिसिप्लिन यानी तर्कों का इस्तेमाल करना और बच्चों का ध्यान उनके द्वारा किए गए कार्यों के नतीजे पर ले जाने से भी हो नैतिक विकास होता है। ठीक है ना। अर्थात देखो, परिवार और नैतिक विकास है, परिवार से भी नैतिक गुण सीखते हैं बालक। जे परिवार के माता पिता आप मन देखिया संगवारी हो, जेकर घर के दई ददा सीधा साधा रही ओकर बेटाओ मन सीधा साधा होई, और जेकर घर के दई ददा मन गाली बकत रही ओकर घर के लइका मन नान 2 साल 3 साल के रही तेहू मन खिक खिक गाली बकथे जी। आप मन देखिए ना, हमन स्कूल के शिक्षकन हमन पढ़ाए जाथन, नान लइका मन इतना गंदा गंदा गाली बकथे, कहाँ से सीखे होई वो चीज ला। ओकर माता पिता मन के भी व्यवहार उसने हुई, पिता के व्यवहार भी अगर उसने हुई, झगड़ालू टाइप के गाली वाली देत रही, तबे तो लोग लइका मन सीखी, है ना। तो बिल्कुल परिवार भी नैतिक विकास में अहम रोल करता है साथियों। इसलिए आप हमेशा कोशिश करो, यदि आप कोई माता हो पिता हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप अपने बेटे बेटियों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो पहले खुद अच्छा बने, क्योंकि सबसे पहले गुरु माता पिता हैं और उन्हीं से सीखते हैं। ठीक है, आप जैसा व्यवहार करोगे, आपका जैसा आचरण रहेगा, बालक भी आपकी आचरण को ही ऑब्जर्व करता है और वो सीखता है। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखें, बहुत ही जरूरी है साथियों। अगला बिंदु देखिए, लिंग और देखभाल का दृष्टिकोण। अब जो ये लिंग है, लिंग मतलब समझ रहे हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना भाई। कैरोल गिलिगन की आलोचना के अनुसार कोहल वर्ग के सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित थे। जो कोहल वर्ग ने सिद्धांत दिया
वह किस पर आधारित थे? लिंग भेद पर, है ना। तो देखो, गिलिगन का कहना है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत पुरुष रिवाजों पर आधारित है, जो कि सिद्धांतों को आपसी संबंधों के ऊपर रखते हैं, जो मानते हैं कि व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। देखो, वो मानते हैं कि जो व्यक्ति है निर्णय बिल्कुल स्वतंत्र रूप से लेते हैं, जबकि पुरुष और महिला आपसी संबंध वाली दुविधाओं को देखभाल दृष्टिकोण से हल कर सकते हैं और सामाजिक दुविधाओं को, ये देखो, ये लिंग और देखभाल का दृष्टिकोण देखो क्या सही है क्या गलत है। भाई ये तो जाहिर सी बात है ना जी, और लेना ये कोई गलत नहीं होता। एक पुरुष है तो पुरुष क्या है, घर के मुखिया होते हैं, वो निर्णय ले सकते हैं, वो पूछते हैं, जरूर परिवार के सदस्यों से पूछना पड़ता है किसी भी निर्णय लेने के लिए, लेकिन एक माँ है, जब तक अपने बेटों से अपने पति से पूछेंगे नहीं तो वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती, है ना। ये सबके साथ में ऐसा होता है, आप सभी साथी जान रहे हो, समझ रहे हो। तो ये तो रहा इकाई 2, बहुत ही छोटा सा इकाई है साथियों। इसमें जो 2 सिद्धांत हैं हम उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेंगे। पूरे यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे साथियों, फिर सिद्धांत को हम एकदम से क्लियर करेंगे, आपको धमाकेदार लगेगी, बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। तो आज के सेशन में, आज की जो क्लास में इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम फिर चर्चा करेंगे साथियों अगले यूनिट के साथ। जय हिंद।